नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्दर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक फील्ड चल रहा था। फील्ड की परिभाषा पढ़ी, फील्ड के कितने भाग होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। जो हमारा लास्ट सॉल्यूशन आ गया था ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई। क्या था? ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई। जहां डेल क्या होता है? जहां डेल संकारक ही था। डेल संकारक बराबर क्या था? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये हमने अध्ययन किया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बारे में यानी कि जब उसके साथ फाई है तो फाई लग जाएगा, डेल फाई इक्वल टू ये हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके भौतिक महत्व के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक चलेगा वेक्टर फ्लक्स। वेक्टर फ्लक्स यानी कि सदिश अभिवाह। इसको समझने के लिए, सदिश अभिवाह को समझने के लिए हम किसी क्षैतिज धरातल जो होगा यानी कि हमारी पृथ्वी पर किसके नदी, माना कोई नदी है, नदी आप सबने देखी है, नदी में पानी को बहते हुए भी आपने देखा है। यानी कि हम कहें कि सदिश अभिवाह को समझने के लिए या इसके आशय को समझने के लिए क्षैतिज धरातल पर नदी के प्रवाह पर विचार करें। भाई नदी में प्रवाह होता है, माना ये कोई नदी है, इसमें पानी बहेगा, कैसे भी बह सकता है, ऐसे ऐसे कहीं गड्ढा आएगा यानी कि ऐसे जाके फिर ये ऐसे हो सकता है, ऐसे चलता रहता है पानी। इसमें कहने का मतलब ये है कि माना कोई भी नदी है जो क्षैतिज धरातल पर उसमें पानी बह रहा है। अब नदी में जो पानी का वेग यानी कि जो पानी का वेग होगा वो वी वेग से गति करता है। किससे गति करता है? वी वेग से गति करता है। और इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो ए क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? ए होगा। इसमें हम ए क्षेत्रफल की कोई आयताकार फ्रेम लटका है, माने नदी है, इसमें माना ये कोई आयताकार फ्रेम है, इसका क्षेत्रफल कितना लिया गया है? ए लिया गया। इसको इसमें लटका दे, इसमें इसको लटका दे तो इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है? वेक्टर फ्लक्स के आशय को समझने के लिए क्षैतिज धरातल पर नदी के प्रवाह पर हम विचार करते हैं। माना नदी में पानी का वेग v है तथा इसमें एक क्षेत्रफल का एक आयताकार फ्रेम लटका रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन एक बेसिक बात है, इसको समझने के लिए हम इसकी चर्चा करें। वे क्या होता है? सबसे पहले क्या किया? सभी ने देखा है कि नदी में पानी बह रहा है, उसमें कोई हम आयताकार फ्रेम लटका दे, ऊपर से पकड़ ले और जैसे किसी रस्सी से बांध के उसमें लटका दे तो पानी के वेग से इधर उधर होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कब? जब उसका क्षेत्रफल माना कोई ए लिया गया हो, उसको रस्सी से बांध के लटका दिया जाए तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो? सबसे पहले हम कहेंगे कि जो फ्लक्स यानी कि फ्रेम से निर्गत पानी की दर होगी, यानी कि फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की जो मात्रा होगी वो पानी का फ्लक्स कहलाएगा। सबसे पहले तो किसकी डेफिनेशन कि भाई ये फ्लक्स क्या होता है, यानी कि फ्लक्स क्या होता है। अब नदी की चर्चा कर रहे हैं, नदी में पानी बह रहा है तो
इसके संबंध में क्या परिभाषा होगी कि फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा क्या कहलाएगी? पानी का फ्लक्स कहलाता है। यहां तक बच्चों को दिक्कत? ये फ्लक्स बहुत बार आएगा, ये वर्ड फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स किसे कहेंगे? तो यहाँ पानी के फ्लक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। माना कोई नदी है, उसमें फ्रेम लटका दिया, फ्रेम से प्रति सेकंड कितना पानी प्रवाहित होगा, कितना पानी गुजरता है प्रति सेकंड में, उसे हम फ्लक्स से कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि फ्रेम से निर्गत पानी की दर, यानी कि फ्रेम से निर्गत पानी की दर अर्थात फ्लक्स पानी के वेग v, जो फ्लक्स होगा वो पानी के वेग v व फ्रेम के क्षेत्रफल a के अतिरिक्त किस पे निर्भर करेगा? पानी की प्रवाह की दिशा के सापेक्ष फ्रेम के अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। यानी कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि जो फ्रेम से निर्गत पानी की दर होगी अर्थात फ्लक्स में पानी का वेग v और जो क्षेत्रफल a है, इसके अतिरिक्त जो पानी की प्रवाह की दिशा व उस दिशा के सापेक्ष फ्रेम के अभिविन्यास से झुकाव पर भी निर्भर करता है। इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले आपको टॉपिक डालना है वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह को समझने के लिए सदिश अभिवाह को समझने के लिए क्या करते हैं? क्षैतिज धरातल पर किसकी चर्चा करते हैं? नदी के प्रवाह पर विचार करते हैं। किस पर विचार करते हैं? नदी के प्रवाह पर विचार करते हैं। ठीक है। उसके बाद माना नदी में पानी का वेग v, माना नदी में पानी v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तथा एक क्षेत्रफल का इसमें एक क्षेत्रफल का आयताकार फ्रेम लटका है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? आयताकार फ्रेम लटका है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड किसकी मात्रा? पानी की मात्रा क्या कहलाती है? प्रति सेकंड पानी की मात्रा फ्लक्स कहलाता है। किसका? पानी का फ्लक्स कहलाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड पानी की मात्रा पानी का फ्लक्स से कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे की बात हम करेंगे कि फ्रेम से निर्गत पानी की दर, फ्रेम से निर्गत पानी की दर अर्थात क्या? फ्लक्स
पानी के वेग v, फ्लक्स पानी के वेग v व फ्रेम के क्षेत्रफल a के व फ्रेम के क्षेत्रफल a के अतिरिक्त पानी की प्रवाह की दिशा के सापेक्ष a के अतिरिक्त पानी के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष पानी के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष किस पर निर्भर करता है? फ्रेम के अभिविन्यास या झुकाव पर निर्भर भी करता है, या झुकाव पर भी निर्भर करता है। तो यहां तक की आपकी बात हो गई। क्या हुई कि जो फ्रेम से निर्गत पानी की दर अर्थात फ्लक्स जो होगा वो पानी के वेग v व उसके क्षेत्रफल a के अतिरिक्त पानी के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष उसके अभिविन्यास और झुकाव पर भी निर्भर करता है। यानी कि हम कहें कि माना इसका प्रवाह इस दिशा में और इसका झुकाव ये है, इसके मध्य एंगल थीटा पर भी निर्भर करेगा, यानी कि इसका अभिविन्यास या इस झुकाव पर निर्भर करता है, क्योंकि पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? क्षेत्रफल a, ये हो गया v, यानी कि कहने का मतलब ये इसके अतिरिक्त इसके झुकाव पर भी निर्भर करता है। प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में ये इसकी 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। कितनी कंडीशन पे? 3 कंडीशन पे। यदि फ्रेम है, यानी कि क्या, जो फ्रेम है, फ्रेम कैसी होगी भाई? क्या तो इस प्रकार की होगी कोई फ्रेम, ठीक है, आयताकार फ्रेम ले रहे हैं तो इस प्रकार की होगी। यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है, पानी के प्रवाह के दिशा के तल में स्थित है, ऐसे स्थित, ठीक है, तो क्या होगा? तो पानी फ्रेम से होकर नहीं गुजरता, यानी कि जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो फ्रेम से निर्गत पानी की दर Q 0, क्योंकि यहां हम पढ़ रहे हैं कि EDA कोस थीटा, EDA कोस थीटा और कोस 90 कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा तो Q क्या होगा? Q इक्वल टू पढ़ रहे हैं VA कोस थीटा। अब हमने कहा है कि यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है, पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित है, ये इसका तल है, तल में स्थित है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 होगा। 90 होगा तो इसकी पानी किससे नहीं गुजरेगा? फ्रेम से पानी नहीं गुजरेगा। फ्रेम से पानी कैसे गुजरेगा? नहीं गुजरेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो Q इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये आपकी ध्यान रखने की बातें यूनिवर्सिटी नहीं पूछती है एग्जाम में इनको, ये बस एक याद रखना है कि यदि पानी की फ्रेम को इस पानी में फ्रेम को इस रूप से रखा जाए तो Q का वैल्यू क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा के तल में स्थित होगा तो पानी फ्रेम से होकर नहीं गुजरेगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 90। क्या करना है? पहला पॉइंट, थीटा इक्वल टू 90 पर Q का मान 0। ठीक है, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी बात, यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा में लंबवत स्थित है, यानी कि पानी इधर बह रहा है और ये इसी दिशा में लंबवत स्थित है, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। भाई ये पानी बह रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये बह रहा है पानी, और यदि ये इसके लंबवत स्थित है
कंडीशन क्या होगी भाई, इसकी कंडीशन क्या होगी, यानी कि यहां से बह रहा है, इससे होकर गुजरेगा यानी थीटा इक्वल टू 0 होगा, और थीटा जब 0 होगा तो Q इक्वल टू VA अधिकतम होगा, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि यदि फ्रेम पानी के प्रवाह की दिशा में लंबवत स्थित है तो फ्रेम से निर्गत पानी की दर अधिकतम होगी, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 पर पानी का फ्लक्स Q इक्वल टू VA होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन कि फ्रेम के अन्य झुकाव के लिए निर्गत पानी की दर कोस थीटा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, यानी कि कोई पानी है बह रहा है, अब इसमें कोई फ्रेम रखी है, अब इसमें झुकाव है यानी कि ये इधर गया और ये ऐसे है, तो इस पर थीटा पे निर्भर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू VA कोस थीटा, यानी कि ये A है ये V है, इनके मध्य एंगल है, ये फ्रेम में स्थित है, तो ये क्या होगा, Q इक्वल टू VA कोस थीटा, अर्थात फ्रेम से गुजरने वाले पानी की दर क्या होगी, Q बराबर VA कोस थीटा। तो ये आपके तीनों बिंदु हो गए। उसके बाद इसने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश dA वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि क्षेत्रफल यहाँ क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल, कौन सा, dA। दूसरी बात किसकी कर दी, विद्युत क्षेत्र की। अब हम क्या इनमें संबंध क्या हो सकता है, संबंध होगा, सीधी सी बात है, d इक्वल टू E डॉट dA, क्योंकि फाई बराबर E डॉट A होता है, तो यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल लिया dA, तो d फाई इक्वल टू E डॉट dA। यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वेक्टर फ्लक्स के बारे में अध्ययन किया है, और वेक्टर फ्लक्स के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी हैं। तीनों बातों में हमने स्पष्ट किया है कि फ्लक्स का मान क्या क्या होगा। लास्ट चीज हमने ली है अल्पांश क्षेत्रफल dA व E में संबंध, d फाई इक्वल टू होगा E डॉट d। नेक्स्ट क्लास में हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करेंगे। यह आपको समझना है, लिखना नहीं, ओनली देखना है कि किस हिसाब से नदी के पानी के प्रवाह की चर्चा करते हैं, उसमें एंगल पे डिपेंड कौन कौन सी बातें करती है और किस रूप में करती है। धन्यवाद।